वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड का C++ ऑपरेटर्स का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकंड के आपके टॉपिक्स हैं ऑपरेटर्स इन C++, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स, मेंबर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर्स, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स, सेट मैनिपुलेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो फर्स्ट जो टॉपिक है ऑपरेटर्स इन C++, ये हम पहले के वीडियो ट्यूटोरियल में इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने उन सभी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था जो कि हम C लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे केवल वही ऑपरेटर्स जो C++ में इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो हम इन तीन टॉपिक्स को आज कवर करेंगे: स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, मेंबर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर्स एंड मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स इन C++। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के लिए हम डबल कॉलन सिंबल यूज करते हैं। पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेटर के लिए हम डबल कॉलन स्टार सिंबल यूज करते हैं। पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर यूज होता है आपका एरो सिंबल देन स्टार। ये पॉइंटर्स में जब स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं तब हम इस सिंबल को यूज करते हैं। पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर है डॉट स्टार। ठीक है, दो नए ऑपरेटर्स आपके और इंट्रोड्यूस हैं, न्यू एंड डिलीट। न्यू ऑपरेटर फॉर मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर और डिलीट फॉर मेमोरी डी एलोकेशन ऑपरेटर। या हम इसको मेमोरी रिलीज ऑपरेटर भी बोलते हैं। फिर ये एंडल और सेट डब्ल्यू, इनको हम सेट मैनिपुलेटर्स बोलते हैं। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सेट मैनिपुलेटर्स के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स जो हैं न्यू एंड डिलीट, इसके बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसके लिए हम डबल कॉलन सिंबल यूज करते हैं। इट इज़ यूज टू अनकवर ए हिडन वेरिएबल। इट इज़ यूज टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल व्हेन देयर इज लोकल वेरिएबल विद सेम नेम। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल को और लोकल वेरिएबल्स के नेम जब सेम हो तो हम ग्लोबल वेरिएबल को यदि एक्सेस करना हो तो उस वेरिएबल के नेम के आगे हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज बोथ यूनरी और बाइनरी। इट इज़ यूज टू डिफाइन ए फंक्शन आउटसाइड ए क्लास। नॉर्मली मेंबर फंक्शंस जो होते हैं क्लास के अंदर हम इनसाइड भी डिफाइन कर सकते हैं, आउटसाइड भी डिफाइन कर सकते हैं। इनसाइड यदि डिफाइन करते हैं तब तो वो उसमें क्लियर होता है, इंडिकेशन होता है कि ये मेंबर फंक्शन इसी क्लास का है। लेकिन जब हम आउटसाइड डिफाइन करते हैं मेंबर फंक्शन को, तो वो ये बताने के लिए वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो ये एसोसिएशन देने के लिए हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसी तरह से स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं क्लास वेरिएबल्स कहलाते हैं, ये इनको एक्सेस करने के लिए भी हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। यूज्ड इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो एक से ज़्यादा क्लासेस को जब हम प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड इस तरह से विजिबिलिटी मोड असाइन करते हैं, तब भी हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करते हैं। अब हम इस स्लाइड के अंदर प्रोग्राम देखेंगे कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हुए C++ का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। तो हमने इस प्रोग्राम को सी डिजाइन स्टाइल में ही लिखा है। ये आपका प्रोग्राम है, देखें यहाँ पर जो इंटीजर m इज इक्वल, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे जो डिफरेंस देखेंगे, conio.h हम C में भी यूज करते थे, यहाँ भी यूज कर रहे हैं। iostream.h यूज किया है, हम stdio.h यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम scanf या printf यूज नहीं कर रहे हैं। हम iostream.h यूज करेंगे क्योंकि हम प्रिंटिंग के लिए हम cout स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंटीजर m इज इक्वल टू 10, तो हमने ये मेन से पहले डिक्लेयर किया है, तो इस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। m इज इक्वल टू 10, ये जो m है आपका, दिस इज नॉन एज ग्लोबल वेरिएबल। ओके, यदि ये मेन्स के पहले डिफाइन किया हुआ है, जो मेन के अंदर डिफाइन किए गए हैं इनको बोलते हैं हम लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुआ, देखो इस ब्रैकेट का क्लोज यहाँ हो रहा है और इस ब्रैकेट को ओपन करके हम यहाँ क्लोज कर रहे हैं। तो इस जो m की m इज इक्वल टू 20 है, इसका जो लाइफ टाइम है ये इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक है। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट ओपन किया और हमने वापस से डिक्लेयर किया इंटीजर m इज इक्वल टू 30, ये भी लोकल वेरिएबल है,
ये भी लोकल वेरिएबल है, ये भी लोकल वेरिएबल है, लेकिन इसकी जो लाइफ टाइम है इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक है, लेकिन जो इस ब्रैकेट के अंदर m डिफाइन किया है इसकी लाइफ टाइम कितनी है इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक। तो हम इस ब्रैकेट इस ब्लॉक के अंदर m जो भी m मैनिपुलेट करेंगे, m से मैनिपुलेट करेंगे, वो m की वैल्यू 30 या फिर m के ऊपर हम कुछ भी ऑपरेशन करेंगे तो वो इस m के लिए एप्लीकेबल होंगे, न कि इस m के लिए। इसी तरह से जैसे इस ब्लॉक से बाहर निकलेंगे, अब हम जो भी m के ऊपर मैनिपुलेशंस करेंगे वो इस लोकल वेरिएबल के लिए वर्क करेगा, ठीक है। अब ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना है तो उसके आगे हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे। तो इस प्रोग्राम में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमने m की वैल्यू 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया। तो जब हम यहाँ पे m को प्रिंट करा रहे हैं, सी आउट मीन्स प्रिंट, तो प्रिंट करा रहे हैं तो m इज इक्वल टू ये 30 प्रिंट करेगा। लेकिन यदि हम m को प्रिंट करा रहे हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ में, तो m की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 10, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 30, यहाँ पे 10। फिर इसी तरह से जैसे ही ब्रैकेट बंद हुआ, ये m आपका डिस्ट्रॉय, मतलब अंदर से मेमोरी से ये m हट जाएगा आपका और ये m एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस m की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पे 20 प्रिंट होगा। यहाँ पर आपने लिखा है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर m, तो इसका मतलब ये वाला m 10 प्रिंट होगा। यहाँ पे आपने एक मैनिपुलेशन कैलकुलेशन दी है m इज इक्वल टू m प्लस 100, तो ये m किसके साथ किस में 100 ऐड करेगा, ग्लोबल वेरिएबल जो m है उसके अंदर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले प्रीवियस वैल्यू 10 थी, 10 प्लस 100 तो 110, तो यहाँ पर ये क्या करेगा 110 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा देखें, फर्स्ट 30, देन इस वाले आउटर m का आउटपुट आएगा 10, फिर यहाँ पर जो m दिया है इसका आउटपुट आएगा 20, क्योंकि m की वैल्यू 20 है, फिर आउटर m दिया है तो यहाँ पर आएगा 10, लेकिन फिर से आपने वापस m प्रिंट कराया तो क्या करेगा 110, क्योंकि 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। तो आपको बच्चों समझ में आया कि हम ग्लोबल वेरिएबल को जब एक्सेस करना हो, जब लोकल वेरिएबल्स का नेम सेम हो, तो हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो आपका यदि प्रोग्राम आ जाए, पूछा जाए कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, तो पहले उसका सिंबल बता दें, फिर उसके जो मैंने पिछली स्लाइड में कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे वो आप ध्यान में रख लें, वो लिख दें कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ यूज होता है, और एक छोटा सा प्रोग्राम आप उसका प्रिपेयर कर लें कि इस तरह से हम यदि ये लिखेंगे तो इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। मेमोरी डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर्स, तो इसके आपके प्रैक्टिकल्स आपके सिलेबस में है नहीं, बस आप इनके सिंबल्स याद रखिएगा। C++ अलाउ टू डिफाइन ए क्लास विद डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। इट आल्सो अलाउ टू एक्सेस द क्लास मेंबर्स थ्रू पॉइंटर्स। फॉर दिस टास्क फॉलोइंग 3 पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर्स आर यूज्ड, नॉन एज मेंबर डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, ठीक है। तो ये आपके 3 ऑपरेटर्स हैं जिनको हम मेंबर डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर्स बोलते हैं, तो इनके आप सिंबल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड है मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स। इसमें सी लैंग्वेज में, हालांकि डेटा स्ट्रक्चर आपने ज़्यादा किया नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर यदि हम सी लैंग्वेज में पढ़ते तो उसमें क्या होता था, मेमोरी को एलोकेट करने के लिए मैलॉक और कैलॉक फंक्शन यूज करते थे और डी एलोकेशन के लिए फ्री फंक्शन यूज करते थे। लेकिन सेम चीज़ C++ में एलोकेशन के लिए न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं और डी एलोकेशन के लिए हम मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए डिलीट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो C++ यूजेज न्यू, ये ऐसा ऑपरेटर है जो कि स्ट्रिंग है एक तरह की, मतलब इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, बाकी ऑपरेटर्स नॉर्मली सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये एक ऑपरेटर ही कहलाएंगे। न्यू ऑपरेटर टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली एंड डिलीट ऑपरेटर टू डी एलोकेट द मेमोरी, ठीक है। न्यू एंड डिलीट आर बोथ यूनरी ऑपरेटर नॉन एज मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स। एन ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर। नया क्रिएट करना होगा तो न्यू ऑपरेटर यूज करेंगे और डिस्ट्रॉय करना होगा तो डिलीट ऑपरेटर यूज करेंगे। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग डिलीट ऑपरेटर। और ऑब्जेक्ट जो न्यू ऑपरेटर से आपने क्रिएट किया है वो तब तक एग्जिस्टेंस में रहेगा जबकि आप उसको डेलिबरेटली डिलीट नहीं कर देंगे डिलीट ऑपरेटर के द्वारा। The new operator, it requests for the memory allocation in heap. If the sufficient memory is available, it initializes the memory to the pointer variable and returns its address. तो इसके 3 सिंटैक्स है, हम आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे कि इन सिंटैक्स को हम कैसे यूज करते हैं। मतलब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे
C++ में, जिसमें हम न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो पॉइंटर वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप। जैसे मान लीजिए आपने वेरिएबल का नाम लिया x, तो x इज इक्वल टू न्यू, और डेटा टाइप मतलब यदि इंटीजर टाइप का x वेरिएबल लेना है तो int लिखेंगे, फ्लॉट है तो फ्लॉट लिखेंगे, लाइक दैट। डेटा टाइप का मतलब आपका, हमने पहले की स्लाइड्स में पढ़े थे, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लॉट, डबल, ये सारे डेटा टाइप कहलाते हैं। ठीक है, यदि साथ के साथ में ये तो इससे तो सिर्फ क्रिएट होगा, क्रिएशन के साथ में उसमें कुछ इनिशियल वैल्यू भी डालनी हो, जैसे आप लोगों को लिखना हो इंटीजर x इज इक्वल टू 10, मतलब x की वैल्यू 10 इनिशलाइज करनी है, तो आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू न्यू int और ब्रैकेट में लिख देंगे 10। तो स्मॉल ब्रैकेट तो होता है वैल्यू इनिशलाइज करने के लिए, लेकिन सेम सिंटैक्स नीचे है, लेकिन उसमें हमने सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे आपने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज किए हैं, यहाँ आपने कैपिटल ब्रैकेट यूज किए हैं। तो स्मॉल जो ब्रैकेट है वो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है, कैपिटल ब्रैकेट्स जो है वो आपको एरे डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या होगा, एलोकेट ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी, मान लीजिए आपने 10 दिया, तो 10 मेमोरी, मतलब यदि इंटीजर है तो 10 इंटू 2, क्योंकि इंटीजर का साइज ऑफ कितना होता है, 2 होता है, तो 20 बाइट्स जो है इस x को एलोकेट हो जाएंगी। तो ये एरे में यूज होता है आपका कैपिटल ब्रैकेट। जो भी आप स्पेसिफाई करेंगे डेटा टाइप के साथ में, जो भी साइज स्पेसिफाई करेंगे, उतनी डेटा टाइप के साइज ऑफ के अनुसार उतनी कैपेसिटी का मेमोरी ब्लॉक जो होगा x वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने लिखा x इज इक्वल टू न्यू फ्लॉट और ब्रैकेट में लिख दिया 4, तो या 5 ले लीजिए, ब्रैकेट में लिख दिया 5, तो फ्लॉट कितना लेता है, 4 बाइट लेता है, और ब्रैकेट आपने लिखा है 5, तो 5 इंटू 4 मतलब 20 बाइट्स का मेमोरी ब्लॉक विल बी असाइन टू दी वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल x। अब इस स्लाइड के अंदर हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसे हमने न्यू ऑपरेटर के साथ में लिखा है। देखो यहाँ पे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया, जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं हम स्टार यूज करते हैं। ठीक है, इंटीजर मेन क्लियर स्क्रीन इंटीजर स्टार ptr1, तो ये एक वेरिएबल है। ठीक है, अब हमने इस वेरिएबल को इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का हमें यूज करना है, तो ptr1 इज इक्वल टू न्यू int। अब इसकी जो वैल्यू हम देंगे ना, वो हम अभी तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट दी है स्टार ptr इज इक्वल टू 10, और ये जब एक्चुअल में जो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा ये रन टाइम ऑक्यूपाई करेगा डायनेमिकली। फ्लॉट स्टार ptr, ये हमने सेकंड सिंटेक्स यूज किया जिसमें हमने छोटे ब्रैकेट्स यूज किए थे, तो फ्लॉट स्टार ptr2 इज इक्वल टू न्यू फ्लॉट, और साथ के साथ ही ptr2 में इनिशियल वैल्यू डाल देगा 22.55। तो दोनों को प्रिंट कराएंगे तो ptr1 में तो लिखेगा 10, और इसमें प्रिंट कराएंगे तो ptr2 में लिखेगा 22.55। ठीक है, ये हमने तीसरा सिंटेक्स यूज किया है जिसमें हमने कैपिटल ब्रैकेट्स यूज किए थे। इसमें क्या करेगा, 10 का साइज लिया है, लेकिन इंटीजर कितनी बाइट्स लेता है, 2 बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर, तो 10 इंटू 2 20 बाइट्स विल बी स्टोर्ड इनटू 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी ब्लॉक विल बी असाइन टू pointer 3 एंड स्टार्टिंग एड्रेस विल बी स्टोर्ड इन ptr3 वेरिएबल। अब 20 बाइट्स है तो कैसे आप उसको प्रिंट, कुछ भी डाल दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ptr3 i इज इक्वल टू i प्लस 10, तो इसमें स्टोर करेगा 10 प्लस 0, मतलब फर्स्ट लोकेशन पे स्टोर करेगा 10, सेकंड पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और 9 के लिए भी चलेगा तो 19 तक ये प्रिंट करेगा इस ptr3 को। तो यहाँ पे आपने एंडल करके ptr3 लिखा, इजिकल टू जो प्रिंट करेगा ना वो करेगा आपका 10 से लेकर 19 तक प्रिंट करेगा। हियर इज द आउटपुट, ptr1 की वैल्यू 10, ptr2 की वैल्यू 22.54, और ptr3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से लेकर 19 तक प्रिंट होगी। सेकंड जो ऑपरेटर है वो है आपका द डिलीट ऑपरेटर। द डिलीट ऑपरेटर इज यूज टू डी एलोकेट द मेमोरी। इसका सिंटेक्स है डिलीट पॉइंटर वेरिएबल। सिंटेक्स टू डिलीट द ब्लॉक ऑफ एलोकेटेड मेमोरी। नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल डिलीट करना है तो इस तरह से डिलीट करेंगे, लेकिन यदि एरे वाला आपका जो पॉइंटर वेरिएबल है उसको डिलीट करना है तो आप कैपिटल ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो सेम प्रोग्राम हमने जो प्रीवियस स्लाइड में था नेक्स्ट स्लाइड में लिया है, लेकिन उसके अंदर हमने डिलीट को भी यूज किया है। सेम प्रोग्राम है, देखिए वही है, यहाँ तक आपका ptr3 i इक्वल टू i प्लस 10 और आपने ptr3 को प्रिंट करें, यहाँ तक सेम है। अब बस ये किया है कि 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए थे, ptr1, ptr2 और ptr3, तीनों को हमने डायनेमिकली न्यू ऑपरेटर के द्वारा क्रिएट किया है। तो हम इन तीनों को कैसे डिलीट कर रहे हैं, देखो डिलीट ptr1
डिलीट ptr2, इन दोनों का डिलीट करने का जो सिंटैक्स है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर हम ptr3 में हमने ब्लॉक लिया था, 20 बाइट्स का ब्लॉक असाइन हुआ था, तो ब्लॉक को डिलीट करना है तो आप कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे साथ में, तो डिलीट दीज ब्रैकेट्स देन ptr3। तो ये 3 लाइनें एक्स्ट्रा हैं प्रीवियस वाले प्रोग्राम से, बाकी इसमें आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आउटपुट आएगा आपका ptr1। लेकिन बस ये है कि यदि हमने डायनेमिकली एलोकेट किए हैं तो हमने यहाँ पर डिलीट के द्वारा डायनेमिकली उनको डिलीट भी कर दिया है। यहाँ पर डायनेमिकली डिलीट करने से तात्पर्य है कि ये जब प्रोग्राम ख़त्म होगा तो उससे पहले ही ये ptr1, ptr2, ptr3 ने जो भी मेमोरी ऑक्यूपाई की थी वो सारी की सारी मेमोरी क्या है, रिलीज हो जाएगी। कुछ न्यू और डिलीट ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा और है। न्यू ऑपरेटर ऑटोमेटिकली कंप्यूट्स द साइज ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट। देखो मैं आपको बोल रही थी ना कि INT 2 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है, तो ये डेटा टाइप का जो साइज होता है उसके हिसाब से वो न्यू ऑपरेटर जो है, जो पॉइंटर वेरिएबल है उसको मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है। इट ऑटोमेटिकली रिटर्न द करेक्ट पॉइंटर टाइप। इट इज़ पॉसिबल टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट वाइल क्रिएटिंग, हम इनिशियलाइज कर रहे थे स्मॉल ब्रैकेट यूज करके, हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। और दे कैन बी ओवरलोडेड। तो ओवरलोडेड क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, वैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपके सिलेबस में है भी नहीं, बस आप ध्यान रखिएगा न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड। तो ये आज के वीडियो ट्यूटोरियल था। अब नेक्स्ट जो वीडियो ट्यूटोरियल होगा उसमें हम सेट मैनिपुलेटर्स और जो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका एक्सप्रेशंस एंड इम्प्लिसिट कन्वर्जेंस, उसके बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे।